हाँ तो स्टूडेंट्स क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट में के एपिसोड नंबर फर्स्ट में हम लोग जो चैप्टर 1 है विद्युत बल एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो यह दो शब्दों के मिलने से बना है स्थिर प्लस वैद्युत। और स्थिर मतलब जो किसी निर्देश तंत्र की अपेक्षा समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करे, यानी जो समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदल रहा हो वो स्थिर है। वैद्युत का मतलब है आवेश से, और आवेश किस पे होता है तो आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है और प्रोटॉन पे होता है। तो इसका सीधा अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ प्रोटॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को E से डिनोट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, आवेश का परिमाण होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब। ठीक है। तो अगर प्लस E की बात करें तो प्लस E का मतलब होता है प्रोटॉन पे आवेश। क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश। और अगर -E की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण हैं जिन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम्ब परिमाण का आवेश होता है। इतना धनात्मक आवेश प्रोटॉन पे और इतना ही ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पे माना जाता है। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन ऋणावेशित कण है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि क्या है, ऋणावेशित कण माना जाता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 का पावर -31 किलो। अगर बात करें हम लोग प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 किलो। और अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.68 गुना 10 का पावर -27 किलो मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन, इसको लिख देते हैं Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp मास ऑफ प्रोटॉन, Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की तो ये 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना ज़्यादा होता है किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। यानी प्रोटॉन हेवी पार्टिकल है, भारी कण है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? हल्का कण है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण है, और इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन बनता है वो न्यूट्रॉन बनता है एक प्रोटॉन के संयोग से और एक इलेक्ट्रॉन के संयोग से। ठीक है। तो प्रोटॉन पे जितना प्लस में चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज माना जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या माना जाता है? 0। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास। फिर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण और प्रोटॉन धनावेशित कण।
क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्वयं चार्ज हैं? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्वयं चार्ज नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज्ड बॉडी हैं, आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें आवेश होता है। क्या आप आत्मा हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक शरीर हैं और उसमें आत्मा होती है। आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में आत्मा कहाँ होती है? उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर नहीं बता सकते कि ये आवेश कहाँ होता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका घनत्व, उसका द्रव्यमान, उसका रंग रूप, उसका बनावट कैसा है, उसका आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि? कुछ भी नहीं जानते। ठीक उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर उसका डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, वो कितना द्रव्यमान है, उसका कैसा रंग है, क्या जो है क्षेत्रफल आयतन है उसका, ये भी आप नहीं बता सकते। तो जैसे फूल में सुगंध होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये पता नहीं। जैसे शरीर में आत्मा होती है लेकिन कहाँ कैसे होती है ये पता नहीं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश होते हैं, कहाँ किस रूप में होते हैं ये पता नहीं। अब आप अपने शरीर में आत्मा को पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित मान सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में आवेश को पूरी तरह से वितरित माना जाता है। माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के प्रत्येक भाग में प्रत्येक एक समान रूप से आवेश जो है वो बटा हुआ है। तो अब आवेश की बात करनी हो, अगर आवेश को डिफाइन करने के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी का डेफिनेशन क्या होगा? तो स्थिर और वैद्युत का सेंस यहां बनता है आवेश, यानी स्थिर अवस्था में जो आवेश हैं, अगर उनको स्थिर अवस्था में जो कुछ आवेश हैं वे किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर या आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, इसका स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इसका स्टडी स्थिर वैद्युतिकी हुआ। तो जैसे आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं, जैसे चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अग्नि अपने चारों ओर एक गर्माहट बनाती है, प्रकाश अपने चारों ओर एक उजाला उत्पन्न करता है, उसी तरह जो चुंबक जो है वो अपने चारों ओर एक आवेश जो है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे कोई ग्रह अपने चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे कोई आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो अगर हम कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन लाए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन लाए, ला करके पॉइंट P पे 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो इस पे कितना चार्ज हो गया? तो इस पे चार्ज कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पे? तो 5 इलेक्ट्रॉन पे -5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, यानी 1685.8 गुना 10 का पावर -19 कूलम का ऋण आवेश हुआ। किस पे? आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से पकड़कर ला के रख दिए तो यहाँ -8 गुना 10 का पावर -19 कूलम का चार्ज हो गया। तो इसका सेंस क्या हो गया? या इसी को आप कैसे लिख सकते हो? -80 गुना 10 का पावर -18 कूलम, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। तो आप लिख सकते हो एटो कूलम, ठीक है। तो 8 गुना 10 का पावर -80 गुना 10 का पावर -18 कूलम या -80 एटो कूलम का ये चार्ज जो यहाँ आ गया 5 इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, अब इसका इस बोर्ड पे क्या असर है, आपके बॉडी पे क्या असर है, या अदर कोई सिस्टम है इस रूम में उसका क्या असर है, इसका स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। या कहीं अब 5 प्रोटॉन के लिए आप क्या किए कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन लाए और बोरन को आपने क्या किया कि एक्सरे कर दिया, या इस पे आपने हीलियम आयंस का यानी अल्फा कण का प्रहार कर दिया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए।
बाहर निकल गए तो ये क्या बना, बेरियम 5+। अब ये जो नाभिक आप यहाँ ला के रख दिए, इसका न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन भी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन के आ जाने से क्या हुआ, 5 प्रोटॉन के आ जाने से चार्ज बना कितना, तो -8 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में। तो अब ये प्लस में इतना चार्ज इस पे बना। अब इस चार्ज का इस बोर्ड पे, आपके बॉडी पे या लाइट पे या अदर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, इसका स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में स्थित आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं स्थिरावस्था या स्थिर अवस्था में स्थित आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन। जैसे गुण एवं प्रभाव, जैसे आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि। आगे हम लोग समझेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल क्या है, विभव क्या है, तीव्रता क्या है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्थिर अवस्था में स्थित आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो स्थिर अवस्था में स्थित आवेशों के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आवेशों के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आवेश क्या है। आप चाहें तो सबका चैप्टर वाइज जो है एक एक एपिसोड का नोट्स तैयार कर सकते हैं, आपने उससे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली आपके एग्ज़ाम के लिए है, +2 एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे इस साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अब अगर हम लोग बात करें आवेश की, तो सबसे पहले हम लोग घर्षण विद्युत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, घर्षण विद्युत की। और घर्षण विद्युत को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो प्रकृति की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, तो न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इस पर से इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका मतलब कि इसके परमाणु के जो नाभिक में बैठे हुए प्रोटॉन हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा बल से नहीं खींच रहे हैं और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब कि इसके केंद्र में जो बैठा हुआ प्रोटॉन है वो जो है उसने क्या किया, तो वो अपने चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा बल से खींच रहा है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, इसका वाला इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस अगर हाइड्रोजन परमाणु की ही बात करें तो इसकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग कक्षाएं। और इन कक्षाओं में जो चक्कर लगाता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल एक फोर्स काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
तो ये प्लस इस माइनस को अपने सेंटर की ओर आकर्षित कर रहा है, इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन इधर परिक्रमा कर रहा है तो ये इस पे आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, ये प्लस इधर खींच रहा है तो ये इस पे आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, ये प्लस इधर खींच रहा है तो ये इस पे आ गया। तो कोई भी जो केंद्र में बैठा हुआ जो प्रोटॉन है वो परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो अपने केंद्र की ओर एक बल लगाता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसी अभिकेंद्र बल के कारण, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कक्षा में भी हो सकता है, इस कक्षा में भी हो सकता है, या इसमें तो है ही। अगर तीसरे ऑर्बिट की बात करें तो तीसरे ऑर्बिट में हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा जो होती है, बॉन्डिंग एनर्जी, वो होती है लगभग -1.5 वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी माइनस का मतलब है कि ये आकर्षण की ऊर्जा है, आकर्षण। अगर आप प्लस इतना 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ कक्षा से मुक्त हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये H प्लस कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है तब की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एनर्जी का जो है एक फार्मूला होता है -13.6/n²। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है n²। तो अगर पहले कक्षा की बात करें तो पहले कक्षा में कितना हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें होता तो क्या होता, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा होता कितना से, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया जाएगा, तब इसका होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये भागेगा ऑर्बिट से, तब ये आयोनाइज्ड होगा हाइड्रोजन, अन्यथा नहीं होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। अगर ये दूसरे ऑर्बिट में है तो इसका 2 का स्क्वायर 4 से, तो ये हो जाएगा लगभग -3.4। तो ये हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसका हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जो है, अगर तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इसका हो जाएगा लगभग 1.5 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि ये कम दूरी पर है, कम दूरी पर है तो दूरी यहाँ कम हो रहा है तो बल ज्यादा बढ़ रहा है, तो ज्यादा बल से खींच रहा है, तेजी में ये परिक्रमा कर रहा है, फिर इसको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये दूसरे ऑर्बिट में है तो -3.4 इतना प्लस में दे देंगे तो ये निकल जाएगा, और अगर ये तीसरे में है तो मात्र 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस देंगे तो ये निकल जाएगा, जिसको आयनीकरण विभव कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे चौथे में, पांचवें में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इस प्लस का इस पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। इसके कारण अब ये थोड़ा सा फ्रिक्शन इसको देंगे और उष्मा के रूप में इसको एनर्जी मिलेगी, और ये तुरंत ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर बात करें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, क्या है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों के दोनों उदासीन हैं, क्योंकि प्रकृति की सभी वस्तुएं क्या होती हैं, तो उदासीन होती हैं। ठीक है। तो प्रकृति की सभी वस्तुएं उदासीन होती हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन इस पर, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन इस पे।
अब हम मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इस पे है, फिर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन इस पे है, ठीक है। अब दोनों को रगड़ते हैं तो ए पर से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे बच गया 8 इलेक्ट्रॉन और इस पे बच गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश 8 प्रोटॉन के धन आवेश के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन का धन आवेश शेष रह गया। और यहाँ 10 प्रोटॉन का धन आवेश 10 इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को समाप्त कर दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो शेष रह गया। अब प्रोटॉन को धनावेशित मानते हैं तो ये धनावेशित कहलाया, इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित मानते हैं तो ये ऋणावेशित कहलाया। तो अब इसके संबंध में आप क्या कह सकते हैं? अब डायरेक्ट इसका डेफिनेशन क्या होगा? डायरेक्ट अब इसका डेफिनेशन होगा कि जब 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है धनावेशित कहलाती है, और वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है। और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा घट जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान